हेलो फ्रेंड्स, मैं सी रंजीत कुमार। इस पॉडकास्ट में एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम सेक्शन कैसे याद करें, ये कंटिन्यू करेंगे। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपने पहले भी समझा था कि प्रोविजन लर्न करना और सेक्शन लर्न करना दोनों को दो तरीके से रखना चाहिए। जब आप सेक्शन लर्न करने पर आते हो तो इनकम टैक्स के चैप्टर्स आप अलग अलग करके देखो, तो आप पाओगे कि कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जिसमें बहुत सारे सेक्शन हैं और वो हमें याद करना जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो हैं तो लेंदी, लेकिन सेक्शन के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो आज के पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्जम्पशन अंडर इनकम टैक्स, एग्जम्पशन यानी इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। इतने सारे टॉपिक इस सेक्शन को लर्न करेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में जो आपको लर्न करना है वो लर्न करना है सेक्शन 60। सेक्शन 60, जब आप बिना एसेट ट्रांसफर किए अपनी इनकम को ट्रांसफर करते हो तो वो इनकम आप में क्लब हो जाती है सेक्शन 60 में। दूसरा लर्न करना है सेक्शन नेक्स्ट 61, जहां पर आप एसेट को रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो, एसेट को ट्रांसफर करते हो अंडर रिवोकेबल ट्रस्ट, और उस एसेट की इनकम आप में क्लब हो जाती है 60 और 61। इसके बाद 62 लर्न करें ना करें, 63 ना करें, चलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बात हो रही है, सारे सेक्शंस तो लर्न नहीं करने, नहीं तो बर्डन आ जाएगा आप पर। अब हम लर्न करेंगे सेक्शन 64 के कुछ सब सेक्शन 64 के कुछ सेक्शंस, मतलब कुछ सब सेक्शन जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 64 सबसेक्शन 1, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2। पहले तो ये याद रख लो, 64 ब्रैकेट ओपन, 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन आई जिसको आप कहते हो रोमन 2। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, जिसमें स्पाउस की इनकम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होने के वजह से उनके स्पाउस में क्लब हो जाती है, यानी हस्बैंड के वाइफ में, वाइफ के हस्बैंड में क्लब हो जाती है। प्रोविजन में हम डिटेल नहीं जाएंगे, हम समझें कि 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 स्पाउस की रेम्युनरेशन के क्लबिंग की बात है। फिर 64 सबसेक्शन 1 में एक और आपको याद रखना चाहिए, क्लॉज नंबर 4। 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4, जहां पर स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की इनकम क्लब होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी अगर है तो सेक्शन 27 अप्लाई होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27 अप्लाई होता है, ठीक है। 60 सेक्शन लर्न कर लिया आपने, 61 लर्न कर लिया, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 लर्न कर लिया, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 लर्न कर लिया, ठीक। अब हमें लर्न करना है 64 सबसेक्शन 1A, जिसमें माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है। अब यहां पर आपको लर्न करते समय यह भी इसी समय याद कर लेना चाहिए कि सेक्शन 10 क्लॉज 32 में एग्जम्पशन दी जाती है माइनर चाइल्ड की इनकम जब क्लब होती है 1500 रुपए की, लेकिन ये एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। तो ये चीज हम यही लर्न कर लेंगे। फिर हम लर्न करेंगे 64 सबसेक्शन 2, जहां पर एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो इनकम क्लब हो जाएगी, पार्टीशन तक क्लब होगी, पार्टीशन के बाद क्या होगा, ये सारे प्रोविजन सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में ही है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ लिखने को आता है, डिस्कस करने को आता है, तो आप एचयूएफ पार्टीशन वाला भी, आफ्टर पार्टीशन वाला भी 64 सबसेक्शन 2 में ही लिखोगे। अब जरा सोचो, इसके अलावा आपको यहां कुछ भी लर्न नहीं करना।
हो गया ना आसान। सेक्शन वाइज प्रोविजन तो बहुत सारे हैं, सेक्शन वाइज क्लबिंग ऑफ इनकम में इसके अलावा आप लर्न ना करें। है तो 65 भी, है तो 62, 63 भी, और भी सेक्शन है, लेकिन लर्न जो करना था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद चलते हैं हम एग्जम्पशन में। इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, बहुत सारी इनकम है जो एग्जाम्प्ट है। अब इस चैप्टर की कुछ मजबूरी है, इसके कुछ क्लॉजेस सेक्शन 10 के बाद हम जो लिखते हैं वो सब सेक्शन नहीं बोलते, क्लॉज बोलते हैं। इसके कुछ क्लॉजेस अलग अलग चैप्टर में बिखरे हुए हैं, तो अगर वो लर्न करना है जरूरी एग्जाम के लिए तो मैं उसी चैप्टर में आपको कहूंगा उसे लर्न करने को। ठीक, तो यहां क्या लर्न करना है? सबसे पहले आपने ध्यान रखना है 10 क्लॉज 1 एग्रीकल्चर इनकम, इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो लर्न करना बहुत जरूरी है। 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम। यहां पर एग्रीकल्चर की जो परिभाषा है, अगर वो याद रह जाए, परिभाषा तो सेक्शन 2 में होना चाहिए, अगर वो याद रह जाए 2 क्लॉज नंबर 1 कैपिटल ए, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि एग्जामिनर जब आपको हिट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नर्सरी की इनकम देकर क्वेश्चन देगा, दे रखा है कि नर्सरी की इनकम अर्न हो रही है, अब आप क्या करेंगे? क्या उसे एग्रीकल्चर मानेंगे? आप कहोगे यस इट इज एग्रीकल्चर इनकम, सपोर्ट क्या करोगे? 10(1) नहीं, 10(1) तो एग्जम्पशन की है। 10(1) तो कहता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगा, तो सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 कैपिटल ए। क्लॉज 1 कैपिटल ए एक साथ लिखेंगे, सेक्शन 2 ब्रैकेट ओपन 1 न्यूमेरिक कैपिटल ए ब्रैकेट क्लोज। तो ये अगर याद रह जाए तो सपोर्ट करने में अच्छा रहता है। इसके साथ एग्जामिनर कहता है कि आपने जमीन लेट आउट किया, एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने उसे लेट आउट किया और उसका पर्पस एग्रीकल्चर है, तो आप कहोगे ये भी रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो सपोर्ट क्या करोगे? 10(1)(a). तो इसके साथ 10(1)(a) याद रह जाए, बहुत ही बढ़िया है। एग्रीकल्चर इनकम में सेक्शन 10(1) याद रखना है, 2(1)(a) जो डेफिनेशन है वो याद रखना है। उसके साथ अब आपको याद रखना है सेग्रीगेशन का रूल, बहुत जरूरी है बेटा। सेग्रीगेशन का रूल याद रखना बहुत जरूरी है। सेग्रीगेशन का रूल यानी टी, रबड़ और कॉफी। अब आप लर्न करने के लिए रबड़ कॉफी टी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रबड़ RCT बी होता तो मजा आ जाता ना, RCB बन जाता, आपको लर्न करने में सुविधा होती। क्योंकि आर से है, आर यानी रबड़, रूल नंबर 7A, उसके बाद है कॉफी रूल नंबर 7B, और उसके बाद है टी रूल नंबर 8। तो 7A 7B और रूल नंबर 8 टी। तो रबड़ के लिए 7(1), कॉफी के लिए 7B और टी के लिए रूल नंबर 8। सेग्रीगेशन क्या होता है, परसेंटेज, ये आप जानते हो, ये लर्न करना तो प्रोविजन का पार्ट हो जाएगा। जैसे टी में 60-40 है, रबड़ में 65-35 है, और कॉफी में 60-40 भी हो सकता है और 75-25 भी हो सकता है, डिपेंडिंग। इसके अलावा टी, रबड़, कॉफी के अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गेहूं से आटा, शुगर केन से जूस, या शुगर केन से जूस से ज्यादा अच्छा रहेगा शुगर केन से चीनी, इसके लिए रूल नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो टी, रबड़, कॉफी है। लेकिन टी, रबड़, कॉफी की जगह आप करिएगा रबड़ कॉफी टी, RCT। RCT जानते हैं क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांतों में जब कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसकी ड्रिलिंग करके उसके रूट को डेड करके उसमें फिलिंग जब किया जाता है, जब ज्यादा गंदगी हो जाता है तो RCT कराता है, RCT। तो ऐसे अगर याद रह गया तो RCT 7A 7B और रूल नंबर 8। देखिए कोई भी तरीका अपनाइए, हमारा उद्देश्य है इंपॉर्टेंट सेक्शन या रूल जानना और उसकी ब्रीफिंग। ओके, अब हम याद करने में आते हैं, इसी चैप्टर में जो हमें याद करना है वो है 10 क्लॉज नंबर 2। HUF के शेयर्स जो वो मेंबर को देते हैं, वो मेंबर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2। इसके बाद याद करेंगे नेक्स्ट सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2A, सेक्शन 10
क्लॉज नंबर 2A, ये है फर्म LLP जब अपने प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर को दे तो पार्टनर के हाथ में वो शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाता है सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2A। 2A कैसे लिखते हैं? सेक्शन 10 ब्रैकेट ओपन 2 न्यूमेरिक और कैपिटल A ब्रैकेट क्लोज, सेक्शन 2A, ये याद रखिएगा। अब हम याद रखने के इंपॉर्टेंट सेक्शन में आए तो इस चैप्टर में जो हमारे लिए इसके बाद इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है 1010 BC। जी हाँ, 1010 BC, जहां पर कंपनसेशन फॉर डिजास्टर की एग्जम्पशन है। डिजास्टर चाहे मैनमेड हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, नेग्लिजेंस हो, चाहे एक्सीडेंट हो, हर प्रकार के डिजास्टर के कंपनसेशन को यहां कवर किया गया है। बस शर्त यहां ये होती है कि लोकल अथॉरिटी या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये कंपनसेशन दे, और कंपनसेशन को आपने अदरवाइज कहीं और बिजनेस प्रोफेशन में कहीं और डिडक्शन की क्लेमिंग नहीं की है तो ये कंपनसेशन आपका एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 1010 BC में। 1010 BC, तो नेचुरल डिजास्टर हो, मैनमेड डिजास्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए यहां एग्जम्पशन है। नेक्स्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1010D। 1010D में लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है उसकी एग्जम्पशन है। बच्चों ने बड़ा ही कह रखा है कि सर इसके और बार बार इसको सुनना पसंद होता है कि 1010D में हम कंफ्यूज रहते हैं, बार बार हमें लगता है कि कौन से लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, कौन से एग्जम्प्ट है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट पॉडकास्ट रिलीज करेंगे जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य है कि हम सेक्शन को समराइज करें। 1010D, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे जब एग्जम्प्ट होंगे तो आपको सेक्शन कोड करना है 1010D, ठीक है। इसके बाद और हम क्या याद रख सकते हैं? देखिए, और इसमें जब हम इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट में एक स्कॉलरशिप याद रखिएगा, स्कॉलरशिप। बाकी सर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखिए, आप और भी लर्न करना चाहें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पर्पस है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है, वो पकड़े। तो जो स्कॉलरशिप की इनकम है, स्कॉलरशिप से जो पैसे मिलते हैं, दैट विल बी एग्जम्प्टेड, टोटली एग्जम्प्टेड। तो आप कोट करेंगे सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 16। इसके बाद MP MLA, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। MP MLA की जो डेली अलावेंस होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस और डेली अलावेंस कुछ भी बोलते हैं हम, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हो। डेली अलावेंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस जब आप बोलते हो तो MP और MLA के हाथ में ये अलावेंसेस एग्जम्प्ट होता है। यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि MP MLA की जो सैलरी है वो आप IFOS में ले जाते हो, ना कि सैलरी हेड में। और यहां जो आपको उनको डेली अलावेंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस मिलता है, दैट विल बी एग्जम्प्टेड सेक्शन 1017। इंपॉर्टेंट मोस्ट क्यों है? क्योंकि ये न्यू टैक्स यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सेक्शन 1017 की एग्जम्पशन नहीं है। जी हां, अभी तक आप जितने एग्जम्पशन मुझसे आपने सुना है वो न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स दोनों के लिए है, लेकिन ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में इस पर क्वेश्चन डाला जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है सेक्शन इसमें, वो कुछ भी नहीं है। एक हम जबरदस्ती इसमें और अगर ऐड करना चाहें तो सिक्किमी इंडिविजुअल, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है एक बार, तो जो सिक्किमी इंडिविजुअल की इनकम एग्जम्प्ट होती है सेक्शन 10 क्लॉज 26AA, सेक्शन 10 क्लॉज 26AA, वो आप ले सकते हो कि जो सिक्किम के निवासी हैं वो उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, सिक्किम में कोई भी सोर्स हो, और किसी और स्टेट में अगर सोर्स आ रहा है डिविडेंड और इंटरेस्ट का तो वो भी एग्जम्प्ट होता है, याद रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एग्जम्पशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। एग्जम्पशन टॉपिक के बाद हम करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में कौन सा सेक्शन है इंपॉर्टेंट। चलिए, रेजिडेंशियल स्टेटस में तो बेटा लिमिटेड सेक्शन है। सेक्शन 5 जो स्कोप ऑफ इनकम है, सेक्शन 6
जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है। सेक्शन 7 जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के लिए बनाया गया है। सेक्शन 9 जो डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया के लिए बनाया गया है। जी हां, कंप्लीट। तो लर्न क्या करना है सेक्शन एग्जाम के पर्पस से? देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस में जब ये क्वेश्चन आए कि ऑर्डिनरी के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो आप सेक्शन 5 का कोटेशन जरूर दोगे। चाहे वो नोट में दो, चाहे वो आप कहीं भी लिखो, लेकिन ये जरूर लिखोगे कि हमने ये एज पर सेक्शन 5 किया है, सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट किया है, ये जरूर दो। अब बात आती है सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 में आप सिर्फ 6 लिख के रेजिडेंशियल स्टेटस जब भी डिटरमाइन करने की बात हो, आपको लगे कि ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए कि सेक्शन 6 तो लिख ही दे। फिर 6(1), 6(2), 6(3), 6(4) लिखे ना लिखे, सेक्शन 6 तो लिख ही दे, ये होना चाहिए। अगर आपको लर्न रह गया तो मैं चाहूंगा कि इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6(1) और 6(1)(a) है। क्या है? 6(1) और 6(1) कैपिटल ए, 6 सबसेक्शन 1 और 6 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए है, 1(a), यानी 6 ब्रैकेट ओपन 1 और कैपिटल ए ब्रैकेट क्लोज। ये है जो स्टेटलेस पर्सन है, जिनको हमने डीम्ड रेजिडेंट बनाया था, उसके लिए है। तो अगर आपको 6(1), 6(1)(a) याद रह गया, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं याद रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्शन 6 भी लिखोगे तो चल जाएगा। सेक्शन 6(1) और 1(a) इंडिविजुअल है, 6 सबसेक्शन 2 HUF है, 6 सबसेक्शन 3 कंपनी है और 6 सबसेक्शन 4 अदर के लिए है, यानी आप फर्म लिखो, LLP लिखो, कुछ भी लिखो, अदर पर्सन के लिए। अब बारी आती है ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी लर्न करके जाएं क्या? जी बिल्कुल लर्न करके जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, यानी ऑर्डिनरी कौन हो सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल HUF। तो जब 2 ही लोग ऑर्डिनरी हो सकते हैं तो 2 ही सेक्शन रहे होंगे। जी 6(6)(a), 6(6)(b), 6 सबसेक्शन 6 छोटी सी क्लॉज A और 6(6) छोटा सा क्लॉज B। 6(6)(a) इंडिविजुअल, 6(6)(b) HUF। ये ऑर्डिनरी 2 ही लोग हो सकते हैं, तो ऐसे याद रह जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसके बाद आपको सेक्शन 9 पर जाना चाहिए। इसमें रूल 126 भी है, लेकिन मैं एग्जाम के लिए आपको नहीं कहता कि आप इसे जरूर लर्न करके जाओ, क्योंकि 1-2 दफा इसमें आया हुआ है, जब अमेंडमेंट था तब आया हुआ है। अब आते हैं हम बारी सेक्शन 9। सेक्शन 9 भी मैं कहूंगा प्रायोरिटी तो यह है कि सेक्शन 9 कोट करके आंसर कर सकते हैं आप। जब भी वो कहते हैं कि ये आपको सपोर्ट में लिखना होता है कि ये डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा, ये अर्न इन इंडिया माना जाएगा, और वो आपको दिख रहा है कि सेक्शन 9 में, तो सेक्शन 9 कोट करके काम चला सकते हैं। इसके आगे डिटेल की जरूरत नहीं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आने वाले एग्जाम के लिए मतलब हो सकता है नहीं भी हो, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए मैं चाहूंगा कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 8 रोमन 8 यानी VIII ये जरूर रट लीजिए। ऐसा क्यों ना पूछो, बस रट लो। 9(1) क्लॉज नंबर 8। सर है क्या? ये तो याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। अगर किसी नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को मनी गिफ्ट मिल रहा है किसी रेजिडेंट से, और वो मनी गिफ्ट 56(2)(10) में 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी डीम टू बी अर्न इन इंडिया, सेक्शन 9(1) क्लॉज 8। दोबारा से सर एक बार और बता दीजिए, एक बार और सुन लीजिए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8। अगर किसी नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को मनी में गिफ्ट मिल रहा है किसी रेजिडेंट से, और मनी गिफ्ट टैक्सेबल है अदर सोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो वो माना जाएगा डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। देख लीजिए, अगर आ गया
तो बस छोटी सी चीज आपसे चाहिए, थैंक्स। नहीं आया, इट्स ओके। और क्या कह सकता हूं मैं। देखिए, हम लोग तो सिर्फ एक प्रयास कर सकते हैं कि चीजें एज इट इज आ जाएं। ऐसा तो नहीं मैंने कभी बोला है बच्चों को कि बच्चों आप सेलेक्टेड पढ़ के जाओ, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता, कभी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि सेलेक्टेड चीजें अंत तक याद रहें, ये तो पॉसिबल है। नॉलेज वाइज तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सैलरी। सैलरी चैप्टर, जरा सोचिए कितना बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन लर्न करने जैसा यहां क्या है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। सेक्शन वाइज, प्रोविजन वाइज नहीं, प्रोविजन तो बहुत लंबा लर्न करना है, उसके लिए तो रिवीजन लेक्चर है ही। लेकिन हम इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं सेक्शन वाइज लर्न करना। सैलरी चैप्टर में जो आप लर्न करेंगे, क्या हम सेक्शन 15, 16, 17, 3 सेक्शन है, 15, 16, 17, तो क्या हम 15 लर्न करें? नहीं जी, पढ़ते समय पढ़ लिया ना 15। सैलरी के चार्ज हैं, अक्रूवल बेसिस, रिसीट बेसिस, लर्न करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कोट करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 17 आपने पढ़ा है, जितने भी सैलरी की परिभाषा है, डेफिनेशन है, चाहे वो परक्विजिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो सब सेक्शन 17 का पार्ट है। लर्न करने की जरूरत नहीं, नहीं करेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। अब क्या बचा? सेक्शन 16 और कुछ रूल्स, जैसे रूल नंबर 3 परक्विजिट्स की वैल्यूएशन, नहीं लर्न करेंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। प्रोविजन तो लर्न करना है, कहीं गलत ना समझ जाए। तो सैलरी में लर्न करना है सेक्शन 16 और उसके तीनों क्लॉज। सेक्शन 16 और उसके तीनों क्लॉज लर्न करना है। सर, अलावेंसेस के लिए जो सेक्शन 10, 14 है वो लर्न कर लेते तो क्या चल जाता? देखो, मैंने जो बताया उसके बियॉन्ड जितना भी लर्न करना चाहो, बड़ी खुशी की बात, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि यहां पर आपको वो बताऊं जो एग्जाम में जरूर से लर्न करके जाए, और वो सैलरी में है 10, 13A और सेक्शन 16। एक दो और जबरदस्ती में डाल दूंगा, लेकिन ये 2 प्रायोरिटी में रखिएगा। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16, सेक्शन 16 के तीनों क्लॉजेस याद रखने बहुत जरूरी है। सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस है, और डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स है। तो क्या ये तीनों हमें लर्न करना पड़ेगा? जी हाँ, ये तीनों लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 16 1A क्लॉज नंबर 1 कैसे लिखते हैं? 1 ब्रैकेट ओपन, छोटी आई और छोटी ए ब्रैकेट क्लोज, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सेक्शन 16 ब्रैकेट ओपन, सेक्शन 16 ब्रैकेट ओपन, क्लॉज आई और स्मॉल ए, क्लॉज आई और स्मॉल ए, ऐसे लिखेंगे आप। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद आता है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये है सेक्शन 16 क्लॉज नंबर 2, यानी डबल आई, जिसको आप रोमन 2 बोलते हो, मैं डबल आई बोलूं, जैसे जो भी बोलना चाहो। सेक्शन 16 क्लॉज नंबर 2, ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। तीसरी चीज याद रखनी है, 16 क्लॉज 3, क्लॉज 3 ये क्या बनेगा? डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स, डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर जब आप ये लर्न कर ही रहे हो तो ये भी लर्न करना बहुत जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, 16(2) और 16(3) नहीं दिए जाते, यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 16(2) और 16(3) नहीं दिए जाते। इसके अलावा सैलरी में आप अगर लर्न करना चाहते हो तो HRA 1013A लर्न कर लीजिए। देखिए, HRA के साथ 1013A में कुछ रूल्स भी हैं, लेकिन वो रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, रूल नंबर 2A है, नहीं रखना है। 1013A याद रख लीजिए। अलावेंसेस के लिए 1014 की एग्जम्पशन है, रखने की जरूरत नहीं है। 1013A HRA याद रखिएगा, HRA भी न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशन नहीं मिलती। ठीक, इसके बाद भी अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो जैसे ग्रेचुटी है, लिव इनकैशमेंट है, पेंशन है, पेंशन ओल्ड स्कीम की बात करते हैं, इसके सेक्शन आप लर्न कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो चलेगा। यानी जैसे ग्रेचुटी का सेक्शन है 1010, ग्रेचुटी
सेक्शन 1010, उसके बाद पेंशन है 1010A। कैसे? 1010 कैपिटल ए, 10 ब्रैकेट ओपन, 10 कैपिटल ए ब्रैकेट क्लोज। तो सेक्शन 1010 ग्रेचुटी है, 1010A पेंशन है, 1010AA लीव इनकैशमेंट है। ये सभी एग्जम्पशन वाले क्लॉज के हैं। जैसे पेंशन अनकम्यूटेड में तो टैक्सेबल है, तो वहां 10 यूज नहीं हो सकता, लॉजिकली सोचोगे आप। तो जो ग्रेचुटी में एग्जम्पशन है, पेंशन में एग्जम्पशन है, ओल्ड स्कीम, लीव इनकैशमेंट में एग्जम्पशन है, ओल्ड स्कीम। ये लर्न करना चाहो तो 1010 1010A और 1010AA के नाम से लर्न कर सकते हो। डिडक्शन में आपको 80 CCD मैंने वैसे ही रटवा दिया था कि CCD रट लीजिएगा। अब सैलरी में आया हो तो मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें सैलरी में 80 CCD दिया हुआ है, तो CCD पर एक बार फिर फोकस कर लेना कि CCD में पहले रटेंगे सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन, फिर एम्प्लॉय का जो डिडक्शन है वो 50,000 सबसे पहले हम 1B में देते हैं, 80 CCD सबसेक्शन 1B 50,000 दे देते हैं, और फिर जो बच जाता है उसके लिए कंपैरिजन करके जब हमें देना होता है तो देते हैं 80 CCD 1A में। और अगर आप नॉन एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय नहीं हो, तो 80 CCD सबसेक्शन 2 तो है ही नहीं आपके लिए। आप अगर एक बिजनेसमैन हो, नॉन एम्प्लॉय हो और आप न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 80 CCD सबसेक्शन 2 तो आपके लिए है ही नहीं। बचा क्या? आपका ओन कंट्रीब्यूशन। उसमें हम सबसेक्शन 1B में पहले 50,000 की छूट दे देंगे, और सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी में, सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी में बचा हुआ डिडक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, अगर ये याद रह गया अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सैलरी में इतना ही रट्टा लगा के, भाई बात किसकी हो रही है? रट्टा लगाने की, कि सैलरी में हम रट्टा क्या लगा के जाए। सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोविजन की नहीं, सेक्शन की। प्रोविजन के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे तो चाहते हैं कि कोई टीचर कह दे कि ये नहीं याद करना, दिल खुश हो जाता है। तो बच्चों की चाहत अलग है, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि क्या लर्न करना जरूरी है। प्रोविजन तो अलग मैटर हो जाएगा, सेक्शन क्या रट के जाए। शुरुआत से आपके यही डाउट्स थे जब आप क्लास ले रहे थे उस वक्त भी कि सर सेक्शन कौन सा रटें, सारे रटें क्या? चलिए, तो आज के एपिसोड में हम आखिरी टॉपिक आज जो ले रहे हैं वो है हाउस प्रॉपर्टी। यानी अपकमिंग एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं? पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस, आईटीआर, एडवांस टैक्स, अदर सोर्सेस, सारे एक एपिसोड में तो नहीं आएगा, तो हम देखते हैं कितने एपिसोड में बना पाता हूं, लेकिन प्रॉमिस जो मैंने किया था वो मैं पूरा कर रहा हूं। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में सर क्या लर्न करें? देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से 27 तक के सेक्शन है। 22 चार्ज है, 23 एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन है, 24 डिडक्शन है, 24 क्लॉज ए क्लॉज बी, 25 अगर आप ब्याज आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस देते हो तो वो नहीं अलाउड होगा, वो 25 है। फिर 25A है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। 26 है जो को ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के, उनकी इनकम कैसे निकालें हाउस प्रॉपर्टी में, और 27 है डीम्ड ओनर। सर सब रट लें क्या? आते हैं, रुकिए जरा, रटेंगे क्या क्या। देखिए 22 नंबर सेक्शन क्या कहता है ये मालूम होना चाहिए, लेकिन 22 नंबर का कोट करना एग्जाम में कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होगा। जबरदस्ती में अगर प्रोविजन बना दूं कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि खाली जमीन का किराया कहां जाएगा, आप कहोगे अदर सोर्सेस, और आप वहां जबरदस्ती कोट करो कि 22 में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 22 कहता है, सेक्शन 22 कहता है कि मकान का ओनर होना जरूरी है, तो ये जबरदस्ती का कोटेशन है, जरूरत नहीं है। हम बात जरूरत की कर रहे हैं, ठीक है? कितनी जरूरत है जीवन जीने के लिए, एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए, हम बात उसकी कर रहे हैं। 23 नंबर सेक्शन आपको लर्न करना है, और खास तौर पे पहले तो आप समझ लो कि 23 नंबर है क्या। 23 एनुअल वैल्यू से रिलेटेड सारी चीजें वहीं दी हुई है। अगर आप ये भी कहते हो कि म्युनिसिपल टैक्स नहीं अलाउड हो रहा है, तो
किस सेक्शन में आपने बोला कि नहीं अलाउड हो? भाई जितना ओनर ने पे किया उतना ही अलाउड होगा, ये बात अगर आपने बोली है या लिखी है तो किस सेक्शन में? वो सेक्शन 23 का ही, 23 का ही पार्ट। आप कहते हो कि म्युनिसिपल टैक्स लेविड बाई या वाटर सीवरेज टैक्स लेविड बाई स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो आप उसके सपोर्ट में क्या लिखते हो? सेक्शन 23 में लिखा है। तो 23 बड़ा मेजर पार्ट रोल अदा करता है जीएवी से रिलेटेड सारे प्रोविजन, जीएवी एनएवी दोनों। जीएवी से एनएवी तक आने के लिए भी 23 है। जैसे आप कहते हो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी निल और एनएवी भी निल, क्यों? म्युनिसिपल टैक्स नहीं घटता, क्यों? कहां लिखा है? 23। तो बड़ा रोल अच्छा है, इसलिए 23 तो रटना है और उसको कोट करना है एग्जाम, मजा आने वाला है ना? एग्जाम में कोट करेंगे 23। अब 23 में भी बहुत सारे सबसेक्शन है, क्लॉज है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? देखिए 23 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज हैं, ए बी सी, इसे नहीं रटे। 23 सबसेक्शन 2 जरूर 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 से रटे। क्यों सर? क्योंकि यह है सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान ओन रेजिडेंस, जिसमें हम जीएवी एनएवी जीरो लेते हैं। तो जब भी आप कहीं रेफर करते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम नहीं होना चाहिए। जैसे याद करो 80 डबल जी का डिडक्शन, जिसमें रेंट पेमेंट पे आपको डिडक्शन मिलता है जीटीआई से। वहां एक शर्त है कि आप दूसरे शहर में कोई ऐसा मकान ना हो जिसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करें। तो वहां कोटेशन क्या करेंगे? 23 सबसेक्शन 2। तो 23(2) याद करिएगा। 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो डीम्ड टू बी लेट आउट बन जाता है, वो है 23(4). 23 सबसेक्शन 4 यहां भी जरूरी है ये रेफर करना। और एक और बात जो आप जानते हो कि बिल्डर्स वगैरह के लिए जो जिन्होंने मकान को स्टॉक की तरह रखा है, वो 2 साल से ज्यादा स्टॉक की तरह रखते हैं अगर, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद हम ऐसे मकान की डमी इनकम निकालेंगे। एक्चुअल रेंट पे है तो ठीक है, नहीं तो डमी इनकम निकालेंगे। ये बात कहां लिखी गई है? सेक्शन 23 सबसेक्शन 5। तो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, ये 3 आपको याद करना जरूरी है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24। मैं मना भी कर दूंगा ना कि 24 नहीं रटना, तुम कहोगे सर ऐसे बेकार की बातें मत करो। 24 तो खून में डाल दिया आपने, हर जगह तो 24B 24A बोलते रहते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 24B, बिल्कुल। और इसको तो आपने ऐसा बोला था कि हर क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन के आंसर में लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, B। तो सर ये तो याद रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है, इसको तो याद करना ही है। अब आते हैं सेक्शन 25 में। देखिए 25 बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन एग्जाम में आ गया और आपने कोट कर दिया तो मजा दिला देगा, इसलिए रट लीजिएगा। 25 कहता है कि इंटरेस्ट अगर आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन का और उसका डिडक्शन आपने नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं कराया, तो ये इसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में नहीं मिलेगा। तो आ सकता है एग्जाम में तो 25 को पकड़ के इसका रेफरेंस डालेंगे तो अच्छा इंपैक्ट डालेगा। 25A तो पक्का ही आने की उम्मीद रहती है। अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी, कैलकुलेशन भी मुश्किल होता है ना? तो अनरियलाइज रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, दोनों में जो आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हो, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 में नहीं है, वो यहीं पर लिखा है 25A में। तो आप कहीं गलती से ये मत कर दीजिएगा जैसे अरियर्स ऑफ रेंट क्वेश्चन में आया, आपने लिखा अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी 2 लाख रुपए, सेक्शन 25A में टैक्सेबल, 25A में, और माइनस कर दिया 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन। गलत कर दिया आपने। 25A में ही दिया हुआ है कि अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी, अनरियलाइज रेंट की रिकवरी जब टैक्सेबल करने जाएंगे तो वो 30% लेस करने के बाद ही टैक्सेबल करेंगे। तो ये बात 25A में लिखा है, इसलिए 25A ही कोट कीजिएगा। 26 नंबर भी छोटा सा सेक्शन है। कोऑनर के केस में आप कैसे हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो? पहले मानते हो एक ओनर की इनकम कितनी होगी और दोनों में डिवाइड कर देते हो। 3 है, तीनों में डिवाइड कर देते हो। बस ध्यान ये रखते हो कि जो 23(2) वाला मकान है, देखो ना कितना अच्छा हो रहा है रेफरेंस करना, 23(2), 23(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला मकान है, वहां पर जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन ओल्ड टैक्स रिजीम में
ओल्ड टैक्स रिजीम में जब इंटरेस्ट ऑन लोन का लिमिटेड डिडक्शन देते हैं 30,000 या 2 लाख, वो पर ओनर इंक्रीज हो जाता है। ये बात कहां है लिखी गई है? ये सेक्शन 26 में ही लिखा हुआ है। ये सेक्शन 26 में ही लिखा हुआ है, तो रटना जरूरी है। और डीम्ड ओनर 27 में आता है। 27 में डीम्ड ओनर में स्पाउस को दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, माइनर चाइल्ड को दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, इम्पार्टिबल स्टेट के अगर आप ओनर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के अगर आप मेंबर हो, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची, बिल्डिंग बेची, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन आपने दे दिया, पैसे ले लिए, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ, तो जिसके पास पोजीशन है वो डीम्ड ओनर है। और प्रॉपर्टी अगर लीज पर 12 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए हो तो आप ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे, यानी जिसने लीज पर लिया वही डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो ये चीजें आपको लर्न करनी है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आपको लर्न करनी है इसी चैप्टर में, रूल नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, अनरियलाइज रेंट देखिए एग्जाम में जरूर डालते हैं। अनरियलाइज रेंट डालकर टेस्ट करते हैं कि आप जीएवी कैसे निकालोगे। अब अनरियलाइज रेंट तभी घटता है, अनरियलाइज रेंट तभी घटता है जब रूल नंबर 4 में कंडीशन पूरे हो जाए, रूल ना कि सेक्शन। तो रूल नंबर 4 क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक, नहीं मेंशन है तो आप अज्यूम करते हो कि हम मानते हैं कि रूल नंबर 4 के कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अच्छा इंपैक्ट आएगा ना जब लिखोगे रूल नंबर 4 के कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम मानते हैं, मजा आ जाएगा जी। और अगर थियरी पार्ट पूछ दिया जिसकी उम्मीद नहीं होती कि रूल 4 में कंडीशंस बताओ, तो भी रूल 4 रेफरेंस में यूज किया जाएगा। रूल 4 में 4 शर्तें थी। आपने किराएदार जो रखा है वो जेन्युइन बोनाफाइड है, मतलब डमी नहीं है, फिक्टिशियस किराएदार नहीं है। दूसरा, आपने किराएदार से वो मकान खाली करा लिया जिसका वो पैसा नहीं देता, और दूसरे मकान भी उससे खाली कराने पड़ेंगे जिसका भले ही वो पैसा देता हो बट आपका वो मकान हो। जैसे मेरा मकान, राम ने 2 मकान रखा है, एक अपने परिवार को रखता है, दूसरा में बिजनेस करता है। बिजनेस वाला किराया मुझे नहीं मिल रहा तो लॉ कहता है दोनों मकान से उसे खाली कराओ। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि आपने रिकवरी का जो आप प्रोसेस है, रिकवरी का प्रोसेस, वो आपने स्टेप उठा लिया है, या आपने सेटिस्फाई कर दिया है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि इसके अगेंस्ट रिकवरी नामुमकिन है, ये दुबई शिफ्ट हो गया है, ये डेथ इसकी हो गई है, ड्यू टू एनी रीजन रिकवरी मुश्किल है। तो टेनेंट बोनाफाइड होना चाहिए, वो मकान खाली कराइए जिसका किराया नहीं देता, दूसरा मकान भी खाली कराइए जिसका वो किराया देता है, और रिकवरी के लिए आपने लीगल स्टेप उठा लिया। ये शर्तें पूरी कर दीजिए तो अनरियलाइज रेंट आपको क्लेम करने मिल जाता है। कहां? रूल नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक, इसके सेक्शन आपने आज एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।